अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केस ऑफिसर्स एकेडमी। एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद। अच्छा, ये हमारी जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसका ये सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एनार्की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने एंड तक देखना है। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, जो कि अलायंस, एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पे भी वीडियो देखिए। और इससे पहले कि हम आगे चलें, आप बुक रिव्यू 360 एक चैनल है जिस पे अमेजिंग बुक्स भी अपलोडेड हैं और बुक के रिव्यूज़ भी हैं। आप वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पे डिफरेंट बुक्स के रिव्यूज़ हैं, उससे आपका नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स लेट्स मूव अहेड, हम चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट से। जो इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एनार्की। सो हमारा सीक्वेंस ऑफ लेक्चर क्या होगा? ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? नंबर 1, एनार्की का जो लफ्ज़ है, ठीक है? जो आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है? व्हाट इज़ द कॉमन यूसेज ऑफ द वर्ड एनार्की? व्हाट कम्स टू योर माइंड जब आप व्हेन यू हियर द वर्ड एनार्की? उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की को कैसे डिफाइन किया जाता है? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं एनार्की के बारे में। फिर थॉमस हॉब्स का जो व्यू है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, वो क्या है, जिसके बारे में बड़ा फेमस है कि नास्टी ब्रूटेशन शॉर्ट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो एनार्की के बारे में क्या कहता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने एंड तक सुनना है। सो पहला जो हमारा टॉपिक एरिया था वो था कि डेली यूजेज ऑफ द वर्ड एनार्की। अच्छा, इन एवरीडे यूजेज एनार्की इवोक्स इमेजेस ऑफ केओस, वायलेंस एंड लॉलेसनेस। जब भी एनार्की का वर्ड यूज होता है, आप इवन डिक्शनरी मीनिंग उठा के देखेंगे तो उसका मतलब यही है कि यार किसी जगह पे केओस है, वायलेंस है, लॉलेसनेस है, ठीक है, कानून की पासदारी नहीं है। अच्छा, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनार्कोस व्हिच मींस विदाउट अ रूलर। सो अगर हम इस वर्ड की रूट्स में जाएं तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, उससे डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड था एनार्कोस और इसका लफ्जी मतलब है विदाउट अ रूलर। सो एनार्की इज इफेक्टिवली अ सिचुएशन इन अ सोसाइटी, इन अ कंट्री वेयर देयर इज no ruler, no absolute ruler. Okay, moving on, a state of anarchy can be said to prevail when there is no government to keep the peace. So once again, it's related to point number 2 कि रूलर नहीं होगा या ऑफ कोर्स कोई गवर्नमेंट नहीं होगी जो कि पीस को मेंटेन करे, तो उस स्टेट ऑफ अफेयर्स को हम क्या कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ एनार्की है, ठीक है। तो ये जनरल मीनिंग्स हैं वर्ड एनार्की के। या तो वहाँ पे कोई रूलर नहीं है, या पे वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है जो पीस मेंटेन कर सके या ऑर्डर एस्टैब्लिश कर सके, ठीक है। Anarchy is often associated with periods of revolutionary upheaval and extreme social and political turbulence. ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, या कि आज जैसा कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है आजकल, ठीक है, वहाँ पे क्या है, यही है ना कि पॉलिटिकल अपहीवल है, सोशल एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, हुक्मरान नहीं है, हुक्मरानों को ओवरथ्रो किया गया है, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है जैसे अफगानिस्तान में है। तो इन तमाम सिनेरियोज में हम कह सकते हैं कि यार, जनरल वर्ड हम यूज सकते हैं कि यार वहाँ एनार्की है। So, in a sense, anarchy is the complete opposite of civilized conduct. So, एक civilized society जो होती है, जहाँ पे law and order होता है, जहाँ पे proper government structure होता है, उसका अगर हम देखें कि opposite अगर हम देखें तो वो anarchy की definition बन जाती है, ठीक है। सो अगला हमारा आज का थीम था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में एनार्की को कैसे डिफाइन किया जाता है। रिमेंबर, अभी जो हमने पढ़ा वो था एनार्की का जनरल डेफिनेशन, हमारे जहन में क्या आता है। अब हम इसको स्पेसिफिकली नैरो डाउन करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के लेंस से देखेंगे। So students of international politics use the term in a more specific way. International politics is said to be anarchical because no single state or coalition of states has absolute control over the entire system. So यहाँ पे अब आप relate कर सकते होगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको हम एनार्किकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सिंगल स्टेट या कोएलिशन ऑफ स्टेट्स स्टेट्स का कोई कोएलिशन एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं रखता पूरे सिस्टम पे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकती हैं कि जब कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था, तो नो डाउट यूएस बहुत पावरफुल था, लेकिन तब भी यूएस का एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं था पूरी दुनिया पे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई जैसे डोमेस्टिक लेवल पे एक किसी कंट्री का हुक्मरान ना हो या कोई गवर्नमेंट ना हो, तो वहाँ पे
खाना जंगी सी सूरत हाल होती है जिसको हम एनार्की कहते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में क्योंकि कोई एक मजबूत स्टेट या कोई मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती जो कि पूरी दुनिया को चेक एंड बैलेंस में रख सके, ठीक है, एक ऑर्डर मेंटेन रख सके ताकि सारे मुल्क आपस में जंग ना करें, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम भी एनार्किकल इन इन बिहेवियर इन सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि किसी के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होता। या फिर सिंगल स्टेट या कोएलिशन ऑफ स्टेट्स, फॉर एग्जांपल अब नेटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है, लेकिन वंस अगेन उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो लाइक पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल असर और रसूख जमा सकें। ठीक हो गया। अच्छा, नो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वंस अगेन वी टॉक्ड अबाउट इट दैट देयर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट in international politics in the world, okay? So this effectively means that there are different sovereign and autonomous states. So हर state sovereign है, autonomous है, जो करना चाहे कर सकती है, ठीक है, तो किसी स्टेट को आप बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी सुपीरियर स्टेट नहीं है। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ तो वो होती हैं, लेकिन वंस अगेन आप किसी को कंडक्ट नहीं कर सकते, किसी स्टेट को रेगुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो anarchical है। States exercise legitimate control and authority over their own territory and answer to no higher power. Uh, this is as just we discussed about. So they determine, of course, states determine when it is appropriate to fight, when to make peace, and when to act in concert with others. So once again, states autonomously decide करती हैं कि कब उन्होंने किसी से जंग करनी है, कब उन्होंने पीस किसी के साथ करना है, या कब उन्होंने बाकी स्टेट्स के साथ मिल गए किसी और पे जंग करनी है, ठीक है। कोई एक एब्सोल्यूट पूरी दुनिया में की कोई एक गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट्स को डिक्टेट कर सके और ऑर्डर मेंटेन कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि जी इंटरनेशनल रिलेशन जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारा एनार्किकल है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। आगे चलते जी, थॉमस हॉब्स का एक बड़ा फेमस एक थीसिस है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, ठीक है, जो एनार्की से बड़ा रिलेटेड है, एनार्की एनार्की से बड़ा रिलेटेड है। सो हॉब्स यूजेस द आइडिया ऑफ अ स्टेट ऑफ नेचर to show why rational individuals would and should, remember the words would and should are underlined, would and should prefer to live under an absolute and supreme power than live in a world without order. हॉब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो कि एनार्किकल है, जहाँ एनार्की है, ठीक है, वहां पे रैशनल इंडिविजुअल्स कोई भी जो लोग होंगे अगर वो अक्लमंद होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो प्रेफर करेंगे इस चीज को कि वो एब्सोल्यूट और सुप्रीम पावर के अंडर रहें, ना कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई ऑर्डर ना हो। और उसकी वो वजह देता है आगे, जिसकी वजह हम चल के देखते हैं कि according to him the state of nature is one of misery and hardship in which individuals continually struggle for survival. No matter how strong and powerful they might be, they are incapable of completely securing themselves against attack. Under these conditions, there is no time for leisure, social communion, or civilized behavior. So वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल्स कंटिन्यूली एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और अपने आप को एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इन अ बैटल फॉर सर्वाइवल। तो जब ये होता है तो कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, वो अपने आप को कंप्लीटली 100% इम्यून नहीं कर सकता फ्रॉम द अटैक्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स, ओके। सो अगर यही स्टेट ऑफ नेचर रहेगी, यही कंडीशन रहेगी, तो लोगों के पास लेजर टाइम, सोशल कम्युनियन मतलब सोशलाइजेशन करने का टाइम, और अल्टीमेटली जब आपके पास लेजर टाइम होता है तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम सिविलाइजेशन बिल्ड होती है, आपके कल्चर्स मोर रिफाइन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होने वाला इन अ स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई एब्सोल्यूट और सुप्रीम पावर गवर्न ना कर रही हो, ठीक है। मतलब आप जैसे कहते हैं ना, यू आर ऑन योर ओन, अगर ये ऐसा कोई सिस्टम होगा वेयर यू आर ऑन योर ओन, तो फिर यू वॉन्ट हैव द लग्जरी, ओके, यू वॉन्ट हैव द लेजर टाइम, यू वॉन्ट हैव द टाइम फॉर सोशल कम्युनियन, ठीक है। अच्छा, लाइफ which Hobbes of course famously described as nasty brutation, short, ये बड़े कॉमन तीन उसके तीन वर्ड्स हैं जो बड़े मशहूर हैं, is spent perpetually trying to outwit competitors in order simply to stay alive. So हॉब्स कहता है कि सिर्फ सिंपल जिंदा रहने के लिए हम बेसिकली एक कंपटीशन में इंडिविजुअल्स होंगे इन अ स्टेट ऑफ नेचर। एंड स्टेट ऑफ नेचर को वो कैसे डिफाइन करता है, पॉइंट नंबर 1 में, जहां कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं है, ठीक है। This state of affairs is so oppressive that it is in the interest of the rational individuals to give up their natural freedoms and rights in return for protection and security against others granted by an all powerful ruler or leviathan.
अब ये लेवायथन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हॉब्स कहता है एन ऑल पावरफुल रूलर, ठीक है। वो कहता है कि इस स्टेट ऑफ नेचर से जहां एनार्की है, बेहतर है कि लोग अपनी कुछ नेचुरल फ्रीडम्स एंड राइट्स को फॉरगो करें, ठीक है, और एक एब्सोल्यूट पावरफुल रूलर को चुन लें, ठीक है, हु विल गवर्न देम, जो कि कुछ तो उनकी जो आज़ादियां हैं, देयर देयर राइट्स एंड देयर फ्रीडम्स उनको कर्टेल करेगा, एट द but it will have much more benefits for them, okay? There will be order, there will be peace of mind for the people, okay, and they'll be able to enjoy the more finer sensibilities of life, okay, like communion, social welfare, and building civilizations. So मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि लोगों के पास एक सुकून होगा कि यार उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है? नाउ बेशक उनकी कुछ आज़ादियाँ, ठीक है, वो सारी आज़ादियाँ नहीं हैं, वो एक पावरफुल रूलर के पास हैं, वो डिसाइड करता है कि मैंने इनको क्या आज़ादियाँ देनी है, क्या नहीं देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेट के खिलाफ बोल सकते हैं या नहीं, ये रूलर डिसाइड करेगा, लेकिन एट लीस्ट उनकी जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ तो होगा। ठीक हो गया? तो ये कहता है कि हॉब्स कहता है कि कोई रैशनल इंडिविजुअल्स जो होंगे, वो एक इस तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उस पे एग्री कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि वंस अगेन विदाउट ऑर्डर देयर इज chaos. वंस अगेन हॉब्स एनार्की के बारे में क्या कहता है फिर? हॉब्स वाज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर टू डिस्क्राइब इंटरनेशनल रिलेशंस एज एनार्किकल। रिमेंबर पिछला जो हमने थीसिस पढ़ा था, वो पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोसाइटल लेवल पे कि देयर इज एनार्की, ठीक है, लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। बट इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हॉब्स ने कहा कि जो स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप है, इट इज एनार्किकल इन नेचर। His political philosophy is primarily concerned with the problem of order within the state, but his description of the international state of nature has had a major influence on the development of international relations theory. हॉब्स क्या कहता है कि यार विद इन अ स्टेट भी तो ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन जो स्टेट ऑफ नेचर है इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें भी एनार्की है, ठीक है। तो हॉब्स का ये पॉलिटिकल जो एक उसने थीसिस दिया, इसने फिर आगे इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी आगे से थेरीज इमर्ज हुई कि यार अगर इंटरनेशनल जो हमारा सिस्टम है, इट इज एनार्किकल इन नेचर, ठीक है, कि स्टेट्स अपने आप को गवर्न कर रही हैं खुद अपने देयर ऑन देयर ओन, तो फिर उसके आगे रिपरकशंस होंगे, ठीक है। और उससे आगे वहीं से आगे जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज होता है वो है रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। Realists maintain that this pre-social condition of anarchy is also applicable to international relations. So, like Thomas Hobbes ने जैसे कहा था कि pre-social condition of anarchy जैसे एक domestic society में था, वो international relations में भी उतना ही applicable है, ठीक है। Realist कहते हैं कि Realists argue that the absence of a supreme power capable of enforcing order across the entire system means that individual states are in a permanent state of insecurity and must be prepared to do whatever they can to survive in this hostile self help environment, ठीक है। रियलिस्ट कहते हैं कि यार हमारा जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें स्टेट्स एक परमानेंट स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी में रहती हैं, ठीक है। उनको किसी को अपने जो है नेबर से खतरा है, ठीक है, किसी को आइडियोलॉजिकल बेसिस पे किसी और स्टेट से खतरा है, किसी को अलोंग द रिलीजियस लाइन किसी स्टेट से खतरा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो हमारा सिस्टम इस तरह का है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट्स को जो जितना भी कुछ कर सकती हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये एक हॉस्टाइल सेल्फ हेल्प इन्वायरमेंट है। सो रियलिस्ट बेसिकली वंस अगेन उनकी, जैसे आप सोशियोलॉजी में भी देखेंगे, आईआर में भी देखेंगे, हर तरफ उनका एक, जिसे हम कहते हैं ना कि नेगेटिव सा एक व्यू पॉइंट होता है, लेकिन वंस अगेन एक ग्राउंड्स, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर मबनी होता है। वो कहते हैं कि यार जैसा कि है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारा सिस्टम है वो एनार्किकल है, ठीक है, हर स्टेट को दूसरी स्टेट से खतरा है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो उनको अपने आप के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि उनका सर्वाइवल इसी चीज में। हेंस रियलिस्ट कंटेंट दैट एनार्की which is of course a political concept, and war which is equivalent IR concept are closely related. So realists कहते हैं कि anarchy और war जो है वो closely related है, ठीक है। Once again they are same कि यार इंटरनेशनल रिलेशन हमारा ऐसा बना है जिसमें वॉर और एनार्की बिल्ट इन है, इन बिल्ट है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ये हमने एनआरकी पढ़ा, इसके बाद हम डिफरेंट पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट। इस चैनल में सोशियोलॉजी भी पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपने इंग्लिश एस्से के लेक्चर्स देखने हैं तो वो आप लाजमी देखिएगा। वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको तो आपको इंग्लिश एस्से के लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि आई होप बक्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। आप भी वो लाजमी देखिएगा।
ये पहले तो नियर पेर पे थे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे फ्री में अपलोड कर दिए हुए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।